हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सुपर सीरीज जीके साइंस सुपर सीरीज पार्ट 1। मेरी अन्य सुपर सीरीज के पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि हिंदी सुपर सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ये आज से आपकी जीके साइंस सुपर सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। हमसे कॉन्टैक्ट के लिए आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नई अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि एकाग्र मन से किया गया लगातार परिश्रम जो है आपकी सफलता की कुंजी होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दोस्तों आप बताएंगे अपना ऑप्शन। दोस्तों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका है पारसेक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ऑप्शन पारसेक है तो उसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 पारसेक। आपको बता दें एक पारसेक इक्वल्स टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दोस्तों अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको देखना है एग्जाम में, अगर आपको पारसेक ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। बट अगर आपका ऑप्शन में आपके पारसेक दिया गया है तो आपका आंसर पारसेक के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन कोण का मात्रक है। दोस्तों आपको बताएं सॉलिड एंगल। अपना ऑप्शन बताएंगे आप। दोस्तों घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, स्टेरेडियन। ठीक है। केल्विन जो होता है वो आपका ताप का मात्रक होता है, और कैंडिला जो है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। रेडियन जो है वो आपका समतल कोण का मात्रक है। दोस्तों आपको बता दें मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है दोस्तों, और वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल का मात्रक है। दोस्तों आपको बताएं मात्रक के लिए आपकी 3 प्रणालियां बनाई गई हैं, एमकेएस, एसआई और सीजीएस। तो इसमें पूछा गया बल का मात्रक है और यहाँ डिफाइन किया गया एसआई पद्धति में। तो आप बताएंगे कि बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन है। क्या है? एसआई पद्धति में बल का मात्रक आपका न्यूटन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है तो आपका डाइन हो जाता है दोस्तों। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है और एसआई पद्धति में आपका जूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। आप अपना ऑप्शन बताएंगे। विद्युत धारा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा फर्स्ट। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दोस्तों आपको बता दें राशियां दो प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि और सदिश राशि। जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा दी रहती है वो हमारी सदिश राशियां होती है, और जिन राशियों में केवल परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी होती है, तो वो हमारी अदिश राशियां होती हैं। जैसे कि आयतन है, द्रव्यमान है, समय है, ऊर्जा है, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन है विद्युत धारा, ये किस में काउंट होती है? ये भी आपकी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी में काउंट होती है। और सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण के साथ दिशा दी रहती है, जैसे कि विस्थापन है, बल है, त्वरण है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्न में से सदिश राशि है। तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? कहा जाता है कि बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, सदिश राशि, संवेग। ठीक है। तो इसमें सारी सदिश राशियां दी गई हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्या है? वेग। ठीक है। तो वेलोसिटी जो है आपकी वो कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है, क्योंकि इसमें होता है कि परिमाण के साथ दिशा भी दी रहती है दोस्तों। ठीक है। कार्य है, ऊर्जा है, चाल है, ये आपकी अदिश राशि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम है। दोस्तों आप अपना आंसर बताएंगे कि जड़त्व का नियम है। आपको बता दें कि एक साइंटिस्ट थे हमारे जो जिन्हें भौतिकी के पिता बोले जाते हैं, न्यूटन। इन्होंने अपना 1687 में एक पुस्तक बनाई थी प्रिंसिपिया। उसमें आपके अपने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, यानी कि स्टेबल है, स्टेबल पोजीशन में। और कोई वस्तु अगर चल रही है यानी कि रनिंग पोजीशन में है तो वो रनिंग पोजीशन में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल का लगना जरूरी होता है। इसलिए आपको न्यूटन के प्रथम नियम में ये आपको डिस्क्राइब किया गया है। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम से दोस्तों बल का व्यंजक मिलता है। बल का व्यंजक है F इक्वल टू एम ए। F इक्वल होता है आपका फोर्स, M इक्वल हो गया आपका मास, और A इक्वल हो गया आपका एक्सीलरेशन। ठीक है। और न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। इसको हम न्यूटन का तृतीय नियम बताते हैं।
जैसे कि बंदूक से अगर हम गोली चलाते हैं तो एक झटका पीछे की तरफ लगता है दोस्तों, तो उस झटके का लगना आपका प्रतिक्रिया बोली जाती है। तो ये हमारा न्यूटन का तृतीय नियम है। आपके ऑप्शन में जड़त्व का नियम पूछा गया, तो जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया बात की गई है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी का एक दूसरा नाम है गैलीलियो का नियम, यानी कि जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम जो है न्यूटन के प्रथम नियम को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा दीवार पर लगा बल है। दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, एक्चुअली काफ़ी बच्चे इसको गलत समझ जाते हैं, तो ऑप्शन गलत कर देते हैं वहाँ पे। आप अपना ऑप्शन बताएंगे पहले। आपको बताएं कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा दीवार पर लगा बल आपका अभिकेंद्रीय बल होता है, जिसे बच्चे गलत करके अपकेंद्रीय बल लगा देते हैं। ठीक है, छदम बल और जड़त्व बल जो है ये भी आपके अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। आपको बताएं बल दो तरीके के हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय जो है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होता है और अपकेंद्रीय जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, जो केंद्र की ओर लगता है, वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, वो अभिकेंद्रीय होता है, और जो बाह्य दीवारों की तरफ लगता है वो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। लेकिन आपके मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताएं कपड़ा सुखाने की मशीन में बल कार्य करता है, आप अपना ऑप्शन बताएंगे। तो कपड़ा सुखाने की मशीन है या दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है उसमें आपका अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वर्क करता है। ठीक है, कौन सा, अपकेंद्रीय बल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया आपको बता ही चुके हैं, अभिकेंद्रीय बल भी आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बात करते हैं हम कि कैची हैंडपंप किस श्रेणी का उत्तोलक है यार। ठीक है, तो आपको बताते हैं उत्तोलक यानी कि लीवर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक में मुख्यतः आपके 3 बिंदु होते हैं, एक होता है आलंब, एक होता है आयास और एक होता है भार, यानी कि फुलक्रम, एफोर्ट्स एंड लोड। ठीक है, आलम क्या होता है, आलम होता है किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, जिसके चारों ओर ऐसा पॉइंट जिसपे जो है छड़ जो है वो घूम सकती है। ठीक है, फ्रीली आपकी घूम सकती है। आयास क्या होता है, आयास दोस्तों होता है जिस पॉइंट पर आपको फोर्स लगाया जाता है वो पॉइंट आपका आयास यानी कि एफोर्ट होता है, आपको इसको भी एफोर्ट कर रहे हैं। भार क्या होता है, जो उत्तोलक के द्वारा कोई चीज़ उठाया जा रहा है तो वो पॉइंट जहाँ से वो बोझ को उठाता है वो पॉइंट आपका भार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में होता है, आयास और भार साइड में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है, आलम्ब और आयास साइड में होता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है और आलम्ब और भार साइड में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, कैची या हैंडपंप किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपको बता दें प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हाथ या चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है। अभी मैंने आपको उत्तोलक के बारे में बताया है, तो आप बताएंगे अपना ऑप्शन। दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तृतीय श्रेणी यानी कि ऑप्शन नंबर 3, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, अपना ऑप्शन बताएंगे। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डायनामो। तो जो डायनामो है वो हमारा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका जस्ट अपोजिट जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और जो हमारा विद्युत सेल है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल। और हमारा जो विद्युत बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोफोन, तो आप बताएंगे माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन जो है काफ़ी बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर को लेकर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा कि माइक्रोफोन क्या है। तो पहले आप अपना आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसको, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा लाउड स्पीकर होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, और जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है वो हमारा माइक्रोफोन होता है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट, किलोवाट या अश्व शक्ति ये किसका मात्रक है। आपको हमने मात्रक के बारे में बताया था। तो वाट, किलोवाट, अश्व शक्ति किसका मात्रक है। दोस्तों ये
पावर यानी कि शक्ति का मात्रक है। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, शक्ति का मात्रक है। आपको बता दें कि एक अश्व शक्ति इक्वल्स टू होता है, या एक हार्स पावर जिसको हम बोलते हैं, एक हार्स पावर इक्वल्स टू होता है आपका 746 वाट। ठीक है, यानी कि एक हार्स पावर जो है आपका 746 वाट के इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जी का मान महत्तम होता है। तो जी का मान महत्तम होता है, अब आप अपना ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। आपको बताएं पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल्स पर जी का मान कैसा होता है, महत्तम होता है। और विषुवत रेखा पर अगर हम बात करेंगे तो जी का मान न्यूनतम होता है। और बात करते हैं अगर पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर, तो ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान दोस्तों घटता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम कि पृथ्वी के घूर्णन गति पर, तो दोस्तों बता दें आपको कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट गई है तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जी का मान होता है कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर लिफ्ट में स्थित पिंड का भार हो जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका 3 यानी कि 0। दोस्तों ये आपकी कंडीशन जो है भारहीनता की स्थिति भी बताती है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट आंसर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे दूरस्थ ग्रह आपका नेपच्यून यानी कि वरुण है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4। वरुण सबसे आपका दूरस्थ ग्रह है। दोस्तों यम जो था यानी कि प्लूटो, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ठीक है, IEAU, ठीक है, IAU के द्वारा जो है इसने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह क्या है आपका, वरुण यानी कि नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पलायन वेग। दोस्तों बात करते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको बता दें पलायन वेग का मान क्या होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, पलायन वेग होता क्या है दोस्तों, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है दोस्तों, तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाता है, यानी कि एक गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, जिससे कि वो कभी वापस नहीं आ पाता है। तो जो हमारा क्या कहलाएगा, पलायन वेग होता है। इसका वैल्यू कितने होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना या पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होने का कारण है। आप अपना आंसर बताएंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, या वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 18 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस काम करती है। दोस्तों आपको बता दें हाइड्रोलिक प्रेस हमारी पास्कल के नियम पर काम करती है। आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, या हाइड्रोलिक ब्रेक। आपको ऑप्शन में कुछ भी अगर वहाँ क्वेश्चन में दिखता है एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसके नियम पे काम करती है, पास्कल के नियम के काम करती है। ठीक है, होता क्या है कि गुरुत्वीय प्रभाव को अगर नगण्य मान लिया जाता है तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। ठीक है, वो पास्कल के नियम के द्वारा बताया गया। प्लवन का नियम क्या है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, हमारा प्लवन का नियम है। और न्यूटन का नियम हम आपको काफ़ी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। दोस्तों आपको बता दें कोई भी अगर आप कोई भी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो एक उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। जैसे आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, एक बकेट लीजिएगा, उसमें पानी भर लीजिएगा और एक बॉल को लीजिएगा। ठीक है, बॉल को उसमें डालिएगा, गेंद को, तो क्या होता है वो गेंद को ऊपर की तरफ धक्का मारता है पानी। ठीक है, तो वो जो बल होता है वो आपका क्या होता है, उत्प्लावक बल होता है। ठीक है, उत्प्लावक बल को ही हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल भी कह देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd करेक्ट। ठीक है, दोनों यानी कि उत्प्लावन या उत्क्षेप बल। ठीक है, तो होता क्या है, उत्प्लावक बल होता है कि द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था।
उन्होंने बताया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो वस्तु के भार में आई आभासी कमी जो वस्तु के भार में आ जाती है, वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। दोस्तों कि जितना भी वो पानी या जितना भी द्रव हटाता है, जो भी वस्तु डुबोई जाती है वो, तो उस जो वस्तु के वेट में जो आपका कमी आती है, वो उस हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये हमारे आर्किमिडीज़ ने बताया था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे और जल्द ही आपको सारे पार्ट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएँगे जीके साइंस सुपर सीरीज़ के, ठीक है? और अदर सीरीज़ भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? शेयर करिए। थैंक यू।